हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर ट्रेदका की बुक का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़िए। बेटा, वैसे ही मैंने आपको बताया था कि चैप्टर हमारा बहुत बड़ा है, इसलिए हमने इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसके 5 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। यानी हमने आधा चैप्टर से ज़्यादा आपको समझा दिया है। तो आज हम पढ़ेंगे इसका आगे वाला। तो लेखिका है जो अपने जो ड्राइवर था उनका नार्गी, उसके साथ यात्रा पर निकली थी और वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की वनस्पति के बारे में, वहाँ के जो लोग थे जिनकी दिनचर्या थी उनके बारे में, और वहाँ की जो पहाड़ों पर काम करने वाली जो औरतें थीं उनके बारे में जो भी कुछ देखा, जो देख रही थी, यानी उनको वहाँ के बारे में क्या क्या महसूस हो रहा था, वो सब इसी चैप्टर में आपको यहाँ पर बताया गया है। तो हमने पढ़ा था, हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ़ पर कूदने लगे थे। पहाड़ों पर बर्फ़ जमी हुई थी, तो सैलानी यानी जो यात्री थे, यात्रा करने वाले थे, वो सभी जीप से उतरे और बर्फ़ पर कूदने लगे। यहाँ बर्फ़ सर्वाधिक यानी बहुत ज़्यादा थी। घुटनों तक नरम नरम बर्फ़, यानी नरम यानी मुलायम सॉफ्ट बर्फ़ थी। वो कहाँ तक थी बच्चों? घुटनों तक थी। ऊपर आसमान और बर्फ़ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। ऊपर जो आसमान था और बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ थे, वो एक जैसे हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ़ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे। और कुछ सैलानी थे, वो क्या कर रहे थे? बर्फ़ पर लेट कर फ़ोटो खिंचा रहे थे, यानी अपनी तस्वीरों को कैमरे में कैद कर रहे थे। अब क्या होता है? आगे वाला पेज नंबर 27 पर देखिए। मेरे पाँव झनझन करने लगे। लिखा करिए, मेरे पाँव थे वो कैसे रहे? झनझन कर रहे थे। मन में वृंदावन हो रहा था। मैंने पायल की तरह उनके पायल झनझना रहे थे, और जो मन था उनका वो क्या हो रहा था? वृंदावन हो रहा था, यानी भ्रमण स्थल। जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई थी कि वह भी बर्फ़ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं। उनकी जो इच्छा थी कि बर्फ़ पर लेटकर जो वहाँ की खुशियाँ हैं उसे भी क्या करूं? देखूं। पर मेरे पास बर्फ़ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। लेकिन लेखा करी, मेरी इच्छा कैसी थी? ये काम करने की थी, लेकिन मेरे पास लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ, यूमथांग और झंग के लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो बात जो थी वो दुकान नहीं थी। खैर, दनादन फ़ोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी। लेकर करी, मैंने फ़ोटो खिंचवाने की बजाय क्या किया? वहाँ का जो परिदृश्य था उसे मैंने अपने अंदर समाने की कोशिश की। मैं अंदर अपने समा रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। यानी कह रही थी वो, मैं बार बार इसे जब मेरा मन करे तब मैं इसे देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में ये हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसे ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच मेरे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। फिर लेखिका को याद आ गया कि हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे, तो ऐसी ही उन्होंने दिव्य अलौकिकता के बीच में उनकी रचना की होगी। जीव सत्व में खोजा होगा, सर्व भवन्तु सुखना। आपने पढ़ा होगा, सर्वे भवन्तु सुखना का महामंत्र तो पाया होगा ना, यानी सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी तो ये वाला जो मंत्र वो पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देखे तो क्षणों के लिए सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाएगा। लेकिन अगर इतना सुंदर दृश्य, इतनी अनुभूति वहाँ की, तो कोई भी कितना भी बड़ा भयानक अपराधी हो, अगर वो इस दृश्य को देखे तो वो भी क्या बन जाएगा? बुद्ध, यानी महात्मा बुद्ध की तरह वो भी सन्यासी बन जाएगा। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा है कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भी भूल जाता। यानी कितना भी शैतान हो, वो क्या जब भूल जाता है और दूसरे के बारे में कुछ गलत करने वाला होता है वो भी उसे भूल जाता है। मैंने मड़ी से पूछा, मड़ी कौन थी बच्चों? ये लेखिका की सहेली थी। तो लेखिका ने मड़ी से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? पर मड़ी उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। लेखिका पूछ रही थी, लेकिन वो किसी दूसरे सवाल में
फंसी हुई थी। एकाएक दर्शकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ पूरी एशिया के, देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से हमारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह करती है और गर्मियों में पानी के लिए त्राय त्राय मचती है। तो ये बर्फ शिलाएं पिघल पिघल जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती हैं। लेखक की जो सहेली थी मड़ी बच्चों, वो क्या बता रही थी, उसे लगा प्रकृति भी हमारे लिए कितना इंतजाम करती है। क्या देखो कैसे इंतजाम करती है। जब सर्दियों में भयानक बर्फ़ पड़ती है तो यानी संग्रह करती है, उनकी स्टोर करती है। और जब गर्मी में भीषण गर्मी से लोग त्राहि त्राहि कर रहे होते हैं, परेशान कर रहे होते हैं, तो ये बर्फ़ शिलाएँ पिघल पिघल कर जलधारा बनकर हम सब तक के कंठों को यानी हम सब के प्यास को बुझाती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है ये जल संचय की। मड़ी कौन बात कर रहा था बच्चों, ये मड़ी बात कर रही थी कि देखो जल संचय की ये व्यवस्था कितनी सुंदर है कि हमारे लिए इकट्ठा करते हैं और जब हम परेशान हो रहे होते हैं एक एक बूंद के लिए, तो वो हमारे पास तक क्या करती हैं, पहुंचाती हैं। मड़ी ने अभिभूति हो माथा नवाया, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का। ऋण यानी बच्चों कर्जा। इन नदियों का हमारे ऊपर क्या है, कर्जा है। इन नदियों का, हिम शिखरों का और बर्फीले पहाड़ों का। संसार कितना सुंदर है, स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर आ गई। लेकिन कह रहे मैं सोच रही थी, तभी थोड़ी झलक हमारे पास उदासी की भी आ गई। क्या थी, उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ों का ख्याल आ गया। लेखा ये तो सब देख ही रही थी, लेकिन फिर उसके मन में एक उदासी छा गई। उदासी किस बात की थी, उसने पहाड़ों पर जो पत्थर तोड़ती हुई महिलाओं को देखा था। आत्मा की अनंत परतों का छीलता हुआ ये हमारा सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा। देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ, यानी वहाँ जगह जगह क्या थी, फौजियों की छावनियाँ थी। आया बॉर्डर एरिया और थोड़ी दूर पर चीन की सीमा। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में उस समय तापमान 15 डिग्री था, -15 डिग्री था। आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। तो वह हंस दिया। लेखा ने फौजी से पूछा तो वो फौजी क्या हुआ, हंसने लगा। एक उदासी हंसी, आप चैन की नींद सो सके इसलिए हम तो यहाँ पहरा दे रहे हैं। क्या बोला उसने, आप तो चैन की नींद सो सकें इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। मेरी वटीलिया फिर मिलेंगे, कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर देखी फौजी छावनी जिस पर लिखा था, बी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो, यानी मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते कभी ध्यान ही नहीं आया कि बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में 5 मिनट में भी हम ठिठुरने लगे थे। हमारे ये जवान पौष और माघ के में जबकि सिवाय पेट्रोल सब कुछ जम जाता है। लेखक को एकदम से ख्याल आ गया कि हम तो सर्दियों में यहाँ इतने परेशान होते हैं और उस टाइम क्या था, बैसाख का महीना यानी अप्रैल होता है, वो गर्मी का महीना था, उस टाइम में ठंड है। तो ये लोग सर्दी के टाइम पर कितने मुसीबत यानी कितने परेशान होकर भी रहते हैं कि जब कुछ सब जम जाता है, सिर्फ पेट्रोल को छोड़कर वहाँ पानी तक भी जम जाता है। सक्रिय घुमावदार रास्ते गुजरना म्यादी की तरह खत्म हो जाते हैं। मेरे लिए सच यात्रा एक खोज यात्रा थी। वापस लौट कर युमथांग की ओर। जितिन कुछ दिन पूर्वी नेपाल से ताज़ा आया था, यानी तुरंत आया था। युमथांग की घाटियों में एक आकर्षण जुड़ गया था, ढेरों प्रोपता स्टैंडियों के फूल। जितिन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिए पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी। लोग फूलों की सेज रखी हो, ऐसे लगेगा जैसे लोगों ने फूलों की सेज रखी हो। ये रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ, यानी बंदर थे तो कुछ अकेले थे, कुछ अपने परिवार के साथ भी थे। बहरहाल घाटियाँ वादियाँ, चौड़े बादलों की आंख में चोली देखती पहाड़ी, कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब मुथांग पहुँची तो बड़े निराश। पहाड़ों से ढके कटाव हिम शिखरों के देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लग रहा था। यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक मंजिल का सफ़र था। बहरहाल युमथांग चिप्स बेचती है क्यों, सिक्किम युवती ने मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने उत्तर दिया। सुनकर अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय अब वो हवा में इस कदर घुल मिल गया कि लगता ही नहीं कि कभी सिक्किम भारत में नहीं था।
जीप में बैठने के हुए पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया कुत्ते हैं, भौंकते नहीं हैं, सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या विस्मय, अविश्वास। सुनती रही, क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा लगती है। लौटती यात्रा में जीप भी जितेन हमें रकम की जानकारियाँ दे रहा था, यानी तरह तरह की। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। क्या है? पत्थर था जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट। कहते गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वह चावल की खेती होती थी। या गुरु नानक के फुटप्रिंट थे, वहाँ बोलते हैं गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल गिर गए थे जिससे यहाँ पर खेती होती थी। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली उठाई। मैडम, इसे खुदुम कहते हैं। ये पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। जो गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी फैलाते हो? उसने जीभ निकालते हुए कहा। नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। लेखा ने पूछा, तुम भी तो गंदगी फैलाते हो पहाड़ों पर? बोला, नहीं मैडम, हम लोग गंदगी नहीं फैलाते हैं। उसने जीभ निकालते हुए कहा, मैडम, पहाड़, नदी, हम इनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तभी गैंगटॉक इतना सुंदर। मैंने कहा, गैंगटॉक नहीं मैडम, गैंगटॉक कहिए, इसकी असली नाम गैंगटॉक है। गंगा का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ से फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकाल कर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाएगा। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं, यहाँ रास्ते भी बन रहे हैं और नए नए स्थानों की खोज भी हो रही है। शायद मनुष्य को इसी समाप्त खोज का नाम है सौंदर्य। मन ही मन में कहती हूँ, जीप आगे बढ़ने लगती है। लेखक कहती जा रही है और कह रही वो जीप थी हमारी, वो आगे बढ़ती जा रही। तो बेटा ये चैप्टर है आज आपका कंप्लीट हो चुका है। कौन सा? साना साना हाथ जोड़िए। तो आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ लिया और अब इसके प्रश्न उत्तर वो याद करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो यही है कि आप अपने सिलेबस में जितने भी चैप्टर आपको नोट डाउन कराए गए उन्हें आप लोग लर्न करेंगे। नेक्स्ट क्लास होगी जो मैं उसमें आप लोगों से सुनूंगी।